Good afternoon, students. Today, the next topic of our basic accounting term is revenue from operations. लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो टर्म्स बताई थी उनमें मेन जो टर्म्स थी वो आप लोगों ने शायद पढ़ ली होंगी ठीक से, और जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देंगे। आज की जो नेक्स्ट टर्म है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है अकाउंटेंसी की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सेल्स, यानी एक बिजनेसमैन जो मेन उसका पर्पस होता है किसी प्रोडक्ट को बना करके या सर्विसेज अगर वो दे रहे हैं तो सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू वो मेन अपनी बिजनेस की इनकम करते हैं। लेकिन जो आप अगर यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में उन्होंने अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में जो टर्म यूज़ की है सेल्स की जगह पर उन्होंने टर्म यूज़ की है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस की मेन एक्टिविटीज़ से जो इनकम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होती है, दोज ऑल इनकम आर नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी सेल्स को ही हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सेल्स से यहाँ मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स, जिन गुड्स में हम अपना बिजनेस करते हैं, या फिर सेल ऑफ सर्विसेज, क्योंकि बिजनेस दो ही काम कर सकता है, या तो फिर कोई प्रोडक्ट बनाकर या बना बनाया प्रोडक्ट सेल कर सकता है, या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और दोनों से ही उसको क्या होती है, इनकम होती है। तो यानी बिजनेस के मेन वर्क से जो हमें इनकम होती है, मेन एक्टिविटीज से जो इनकम हमें होती है, वो क्या होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोग यहाँ देखें तो एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर आपको मैंने बताया है नेट सेल्स या सेल्स ऑफ गुड्स और सेल्स ऑफ सर्विसेज। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब, नेट सेल्स में ऐसे आप नॉर्मल सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न को, जब मैंने लास्ट टाइम आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न का जो टर्म एक्सप्लेन किया था उसमें आपको बताया था सेल्स मीन्स क्या होता है, जिन गुड्स में हम डील करते हैं उनको सेल करने से जो इनकम होती है वो सेल्स कैटेगरी में आती है। और अगर सेल किया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर वापस दे देता है तो वो रिटर्न, सेल्स रिटर्न कैटेगरी में आता है। तो जब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो नेट सेल्स आती है। नेट सेल्स को ही हम दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको ये वाला टर्म भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि नॉर्मली हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हम नेट सेल्स वर्ड ही यूज़ करेंगे या सेल्स वर्ड ही यूज़ करेंगे, बट जब हम कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं जो कि आगे चलकर हमें 12th में प्रिपेयर करने हैं, तो वहाँ सेल्स वर्ड यूज़ ना होकर के कौन सा वर्ड यूज़ होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ द नेक्स्ट टर्म गुड्स। गुड्स, द स्पेसिफिक वर्ड गुड्स इज used only for those item in which a business डील्स, यानी वो सभी आइटम जिनसे बिजनेस का मेन कोर्स ऑफ वर्क चलता है उसके लिए हम गुड्स वर्ड का यूज़ करेंगे। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल, यानी कि कोई भी सामान जो हम अपने बिजनेस में बनाते या बनाया बनाया बेचते हैं उसको ही हम बिजनेस की बुक, जब हम बिजनेस में उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है गुड्स। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। ये वो सभी परचेज आइटम हैं जो कि सेलिंग पर्पज से या तो बनाए जाते हैं या फिर बने हुए खरीदे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई किसी का बिजनेस है होम अप्लायंसेस का या इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनके लिए गुड्स क्या होंगी, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सभी एसी हो गए, ये सभी क्या हो गए, गुड्स का काम करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं में डील करते हैं, उन्हीं में उनका बिजनेस चलता है। तो किसी का साड़ियों का बिजनेस है तो उनके लिए गुड्स क्या हो गई, साड़ियाँ, कपड़े हो गए उनके लिए गुड्स। और किसी का मान लीजिए फर्नीचर का बिजनेस है तो उनके लिए फर्नीचर क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो जिन आइटम्स में हमारा बिजनेस रन करता है, जिन चीज़ों से हमारा बिजनेस रन करता है, वो सभी हमारी बिजनेस की गुड्स मानी जाती है। नीचे मैंने हाईलाइट नहीं किया स्टॉक और इन्वेंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे भी आप थोड़े इसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे। एंड ऑफ द ईयर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी
आइटम सेल होने से रह जाते हैं, यानी जितनी भी गुड्स, ये जो ऊपर गुड्स हमने एक्सप्लेन की, ये गुड्स अगर सेल होने से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रह जाती हैं, जो कि पर्टिकुलर टाइम होता है ईयर के एंड में, तो उस ईयर के एंड में बचा हुआ अनसोल्ड जो प्रोडक्ट होता है वो बोला जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री। अब एक नई टर्म आई है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसको स्टॉक ना बोल के हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। यानी एंड ऑफ द ईयर एक बिजनेसमैन के पास जो भी गुड्स अनसोल्ड रह जाती हैं उसे वो नेक्स्ट ईयर में सेल करेगा, क्योंकि अब तो ईयर क्लोज हो रहा है हमारा, तो उसे वो सेल कब करेगा, नेक्स्ट ईयर में जा करके। तो जब वो नेक्स्ट ईयर में जा करके सेल करेगा तो इस ईयर के लिए तो वो कैसा स्टॉक हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ नीचे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की दो टर्म्स दी गई हैं। तो किसी पर्टिकुलर ईयर के एंड में जो भी आइटम सेल होने से रह जाती हैं, जो भी गुड्स सेल होने से रह जाती हैं, अब यहाँ गुड्स का ध्यान वही रखिएगा कि गुड्स वही चीज़ें हैं जिनमें हम बिजनेस रन करते हैं। तो जो गुड्स हमारी सेल होने से रह जाती हैं वो सभी गुड्स इस करंट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होंगी और नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या हो जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें 31 मार्च तक जो प्रोडक्ट सेल करने थे वो सभी सेल नहीं हो पाए, उनमें से कुछ प्रोडक्ट रह गए सेल होने के लिए। तो 31 मार्च 2020 के लिए तो वो क्लोजिंग स्टॉक होंगे, और 1 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल को नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2020 के लिए वो क्या हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक। यानी एक पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर में वो जाकर अब क्या होगा, सेल होगा। तो इस तरीके से ये स्टॉक में भी आप लोग थोड़े से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और ये नोट्स ये जो टर्म है ये भी हमारी इम्पॉर्टेंट टर्म है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अनदर टर्म विच इज ट्रेड रिसीवेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रेड रिसीवेबल इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल और सर्विस, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एक बिजनेस में कैश और क्रेडिट दो टाइप की सेल होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट हम कैश में भी बेचते हैं, यानी तुरंत हमें पैसा मिल जाता है, और कई बार कुछ होता है प्रोडक्ट जिनको हम बेच तो देते हैं लेकिन हमें पैसा एट ए टाइम नहीं मिलता। तो बिजनेस में जब हम गुड्स को कैश और क्रेडिट दोनों पर सेल करते हैं तो कैश सेल करने पर तो हमें पैसा तुरंत मिल जाता है, लेकिन कैश सेल ना करने पर यानी क्रेडिट सेल्स करने पर हमें अमाउंट तुरंत ना मिलकर वो डिले हो जाती है। तो ऐसे में बिजनेस को वो अमाउंट रिसीव होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में रखते हैं। यानी वो अमाउंट जो बिजनेस की गुड्स या सर्विसेज को सेल करने पर हमें फ्यूचर में जाकर के रिसीव होंगे, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रेड रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स, एक डेटर्स और दूसरे बिल्स रिसीवेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें पूरी अकाउंटेंसी में पढ़नी होती है। डेटर वो पर्सन होता है जिसको एक बिजनेसमैन क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज सेल करता है। यानी हमने उधार अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया लेकिन पैसा अभी हमें नहीं मिला या मिलेगा फ्यूचर में कभी मिलेगा। तो ऐसे लोग जिन्हें हम जानते हैं उन लोगों को हम क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज दे देते हैं और उनसे फ्यूचर में अमाउंट रिसीव कर लेते हैं। हालांकि ये रिस्क होता है इसमें, फिर भी बिजनेसमैन के लिए कुछ लोग टाइमली पेमेंट कर देते हैं, कुछ लोग टाइमली पेमेंट नहीं करते और कुछ लोग तो करते ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था एक बिजनेस में कैश से ज़्यादा कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये बिजनेसमैन की मजबूरी भी होती है और बिजनेस को बढ़ाने का एक तरीका भी होता है। तो जब डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट पर गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, यानी हमारा वो कस्टमर जो हमसे क्रेडिट पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है वो हमारा क्या हो गया, डेटर। डेटर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर में हमें पैसा देगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं होता, वो नए नए हमारे कस्टमर होते हैं, तो हम उनको क्रेडिट पर बेच तो देते हैं लेकिन फ्यूचर में पता नहीं वो हमें देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हम उन्हें अच्छे से जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे में हम उनसे एक बिल लिखवा लेते हैं और बिल में
आप उसमें उसका सारा एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स उस पर्सन की जिसको आप क्रेडिट पर बेच रहे हैं, और ये भी साथ में उससे डेट रिसीव कर लेते हैं कि वो अपना पेमेंट किस डेट को करेगा। तो जब हम एक बिल के थ्रू किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ऐसे में जो वो बिल होता है वो भी आपके लिए, वो आपका बिल जो है वो है बिल्स रिसीवेबल का काम करेगा, यानी उस बिल के थ्रू हम पैसा रिसीव करेंगे। बिल के थ्रू कैसे पैसा रिसीव करेंगे? मान लीजिए कि हमने पैसा उसे कोई भी प्रोडक्ट बेचा 2000 का, मान लीजिए किसी को प्रोडक्ट सेल किया हमने, और 2000 का प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमें ये नहीं पता कि वो पर्सन हमें, पर्टिकुलर पर्सन हमें पैसे देगा या नहीं देगा, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से एक बिल बना दिया, और बनाने के बाद हम उस पर बिल में मेंशन करेंगे कि किस डेट को वो पर्सन अमाउंट वापस करेगा। तो उसी डेट पर उस पर्सन को वो अमाउंट हमें वापस करना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलर डेट हम मेंशन करेंगे। अगर उस डेट पर वो अमाउंट पे नहीं करता तो हम उस बिल को एज ए एविडेंस कोर्ट में शो कर सकते हैं। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल में क्या फ़र्क हो गया? डेटर ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जिनके ऊपर कोई बिल नहीं लिखा जाता, बस उनसे कह दिया जाता है कि आप टाइमली पेमेंट कर दें। और बिल्स रिसीवेबल में हम एक पर्टिकुलर डेट पर किसी भी डेटर से अमाउंट रिसीव करते हैं। तो इसमें रिस्की क्या है? डेटर्स थोड़े रिस्की होते हैं, और बिल्स रिसीवेबल में रिस्क कम होता है क्योंकि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके पास एज ए प्रूफ काम करते हैं। तो ये दोनों ही बिजनेस की एसेट्स मानी जाती हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें पैसा इनसे मिलेगा, चाहे वो डेटर हो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और किस टाइप की एसेट्स होते हैं ट्रेड रिसीवेबल? ये होते हैं करेंट एसेट, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम के लिए किसी को उधार गुड्स सेल नहीं करते। क्रेडिट पर सेल जो होता है वो एक बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता, विद इन 1 ईयर हम वो पैसा वसूल कर लेते हैं। तो इसलिए ये किस टाइप की एसेट मानी जाती हैं? करंट एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। सेम एज ट्रेड रिसीवेबल के बाद जो नेक्स्ट टर्म है ट्रेड पेबल, वो इसका जस्ट अपोजिट है। जब एक बिजनेसमैन क्रेडिट पर गुड्स बेचता है तो वो ऑब्वियस सी बात है किसी और बिजनेसमैन से क्रेडिट पर गुड्स खरीदता भी होगा। जब वो क्रेडिट पर गुड्स खरीदता है तो ऐसे में जो भी गुड्स या रॉ मटेरियल वो क्रेडिट पर अपने अदर बिजनेसमैन से खरीद रहा है, तो वो जितना भी परचेज कर रहा है, ऐसे में जब वो पेमेंट डिले करता है तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? ट्रेड पेबल्स की कैटेगरी में आता है। अब ट्रेड पेबल्स की कैटेगरी में कैसे आ जाएगा? मान लीजिए हमारा बिजनेस है और हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए रॉ मटेरियल किसी और बिजनेसमैन से खरीदा, और उसी टाइम उसका पेमेंट नहीं किया, बल्कि उससे कह दिया है कि हम 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो ऐसे में वो जो पेमेंट है वो हमें फ्यूचर में करना तो पड़ेगा ना। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? ट्रेड पेबल्स की कैटेगरी में। ट्रेड पेबल्स जो होते हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटीज होते हैं। ट्रेड पेबल्स को भी ट्रेड रिसीवेबल की तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। जैसे डेटर होते हैं उसका जस्ट अपोजिट क्रेडिटर्स होता है। डेटर कौन होता है? डेटर वो पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट पर सेल करें। और क्रेडिटर कौन सा पर्सन होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom we are purchasing goods on credit, यानी वो पर्सन या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिससे एक बिजनेस, यहाँ हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बना रहे हैं, तो बिजनेस अगर किसी और से उधार खरीद रहा है तो ऐसे में दूसरे जो उसका सेल करने वाला है या जिससे वो क्रेडिट पर परचेज कर रहा है, वो पर्सन या वो बिजनेस फर्म एंटरप्राइजेस, वो बिजनेस के लिए किसका काम करेगा? वो बिजनेस के लिए क्रेडिटर का काम करेगा, यानी इन्हें हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। मान लीजिए ए बी और सी, ए बी और सी में से हम बी के यहाँ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि हम अकाउंट किसके यहाँ बना रहे हैं या किसके यहाँ हमारा अकाउंटिंग चल रहा है। तो बी के यहाँ अकाउंट बना रहे हैं मान लीजिए, तो बी ने ए से रॉ मटेरियल उधार खरीदा, तो बी के लिए ए कौन होगा? उसका क्रेडिटर। और बी ने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके उसे किसको सेल कर दिया? सी को। तो बी के लिए सी कौन है? उसका कस्टमर। और अगर वो क्रेडिट पर सेल करेगा तो सी उसका क्या बन जाएगा? डेटर। इस तरीके से हमें ये समझना होता है सॉरी, कि डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है।
ऐसे ही जब हमारे क्रेडिटर्स को हमारे ऊपर बिलीव नहीं होता कि हम टाइमली पेमेंट करेंगे या नहीं, तो वो हम लोगों से बिल लिखवा लेते हैं, यानी वो बिजनेस से बिल लिखवा लेंगे कि आप टाइमली किस डेट को पेमेंट करोगे। तो जब हम बिल पर साइन कर देते हैं तो वही क्रेडिटर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्स पेबल की कैटेगरी में, यानी अब हमें इन बिल्स का टाइमली पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। क्रेडिटर को हम थोड़े बहुत टाइम में आगे पीछे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बिल्स पेबल में पर्टिकुलर डेट पर ही पेमेंट करना पड़ेगा। यही थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, अदरवाइज दोनों एक जैसे होते हैं। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। These trade payables are divided in two categories: creditors or bills payable. Bills creditor is a person or enterprises to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods and services. यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखें कि ट्रेड रिसीवेबल का जस्ट अपोजिट क्या है, ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हम गुड्स किसी को उधार बेचते हैं और फिर हम उसके अमाउंट के लिए वेट करते हैं, और ट्रेड पेबल में हम किसी से उधार खरीदते हैं और उसे कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट करते हैं। तो ये दोनों ही टर्म और इनके जो इंटरनल क्रेडिटर, बिल्स पेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल की इंटरनल टर्म्स हैं, दीज 4 terms are very important for your further accounting, क्योंकि वहाँ पर इन सब का बहुत अच्छे से यूज़ होगा। तो आप सबको इसका भी बहुत ध्यान से इसे भी बहुत ध्यान से पढ़ना भी है और समझना भी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।